नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एक बार फिर से शरणम आईसीएस पर। कल हमने बात की थी आर्थिक समीक्षा 2024-25 को लेकर। आज हम उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। चूंकि मुख्य तौर पर आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत आने वाले जो महत्वपूर्ण आंकड़े थे उन पर हमने चर्चा की ली थी, और साथ ही साथ में हमने बैंकिंग सेक्टर पर भी चर्चा की थी, है ना। तो जैसे हमने कल, अगर आंकड़ों की बात करें तो हमने देखा था कि ये किसके द्वारा तैयार किया जाता है, कब तैयार किया जाता है, कौन प्रस्तुत करता है, साथ ही साथ में कितने महीनों का वह आंकड़ा होता है और किस वित्तीय वर्ष से संबंधित होता है। हमने कल ये भी देखा था कि आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किन क्षेत्रों को समाहित किया जाता है, अर्थात जो आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत किए जाते हैं एक वित्तीय वर्ष का, वह आंकड़ा किन किन क्षेत्रों से संबंधित रहता है। इस पर भी हमने पिछले वाले लेक्चर्स में पार्ट 1 में चर्चा की थी, है ना। इसके बाद हमने चर्चा की थी कि अ, थोड़ा सा, है ना, इसमें चर्चा हमने ये की थी कि जैसे मौद्रिक स्थिति हुआ, विकास दरें हुए, वित्तीय क्षेत्र का विकास हुआ, सामाजिक क्षेत्र, इसमें स्वास्थ्य एवं शिक्षा को लेकर हमने चर्चा की थी, है ना। तमाम तरह की जो हमने सामाजिक, आर्थिक, व्यापारिक, अंतर्राष्ट्रीय सभी प्रकार की गतिविधियों का हमने यहाँ पर देखा था कि अर्थव्यवस्था में कैसे किसमें योगदान है, ठीक है। आज के संदर्भ में अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा। यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे कि बैंकिंग एवं वित्तीय क्षेत्र। कल हमने इस पर भी चर्चा की थी और हमने देखा था अंततोगत्वा कि भारत का जो बैंकिंग सेक्टर है, चाहे वह बैंकों के लाभ को लेकर हो, चाहे वो एनपीए को घटने को लेकर हो, चाहे वह ज्यादातर उपभोक्ताओं को पहुंच कर लेकर हो, या वित्तीय समावेशन के उद्देश्यों को पूरा करने को लेकर हो, सभी आयामों में जो बैंकिंग सेक्टर है हर पहलुओं पर खरा उतर रहा है। तो कहीं ना कहीं ये सकारात्मक आंकड़े ही हमको दिखाई दिए थे बैंकिंग सेक्टर से, ठीक है। आज बैंकिंग सेक्टर के बाद हमने आपसे कहा था कि चीज़ों को थोड़ा सा हम एमसीक्यूज जारी करेंगे कि जो विभिन्न प्रकार की परीक्षाएं हैं, चाहे वो जिस किसी परीक्षाओं में हो, अगर करंट अफेयर्स और इकोनॉमिक सर्वे या इकोनॉमिक्स अर्थव्यवस्था शब्द कहीं भी सिलेबस में होगा तो यहाँ से सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आते हैं। तो उसी के संदर्भ में जो आपने पढ़ा है अभी तक इकोनॉमिक सर्वे के पार्ट 1 में, उसी पार्ट 1 से यहाँ पर कुछ एमसीक्यूज जारी किए गए हैं, उसको हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन ये है कि स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय क्या है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय, ठीक है। स्थिर मूल्यों पर राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए, हाँ एक मिनट, हाँ, राष्ट्रीय आय की गणना करने के लिए आधार वर्ष 2011-12 को बदलकर 2022-23 करने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है ना। कब से चल रही है? वर्ष 2022-23 की प्रक्रिया चल रही है। अगर हम इसको क्वेश्चन बना दे तो कब चल रही है ये बताना है, तो इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वह वर्ष 2022-23 के संदर्भ में होगा। मतलब आपका वर्तमान में जो स्थिर वर्ष है, जो आधार वर्ष है, वह 2000 क्या है, 11-12 है, जिसको बदल कर 2022-23 करने की प्रक्रिया चल रही है, ठीक है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी के अंतर्गत है कि वर्ष 2023-24 के दौरान कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की लाभ की स्थिति आई। मतलब जो रीजनल रूरल बैंक्स होते हैं, उस एक वर्ष के दौरान अर्थात 2023-24 के दौरान कितने बैंकों ने लगभग लगभग फायदे, मतलब अर्थात प्रॉफिट में रहे हैं या लाभ में रहे हैं। तो इसका जो ऑप्शन है 40 है, 45 है, 30 है और 10 है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है आपके लिए वो कितने बैंकों का है? 40 बैंकें हैं जो क्षेत्रीय ग्रामीण स्तर पर कार्य करती हैं, विभिन्न राज्यों में फैली हैं, और इन राज्यों के अंतर्गत आने वाले 40 ऐसे बैंकें हैं क्षेत्रीय ग्रामीण, याद रखिएगा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की बात कर रहे हैं। उन सब पे कहीं ना कहीं क्या है, लाभ की स्थिति में है। टोटल 40 बैंक्स हैं, ठीक है ना। अब इसके बाद आते हैं, अगला क्वेश्चन है अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है। चूंकि ये सारे क्वेश्चन मैं जो अभी आपको कराऊंगा ये कहीं ना कहीं बैंकिंग सेक्टर से ही होंगे, ठीक है। तो कितना अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के लाभ में कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है, यहाँ प्रतिशत वृद्धि की बात कर रहा है, कहीं ना कहीं ये लाभ की ही सीधी सीधी बात कर रहा है कि एक वर्ष के दौरान 2023-24, है ना। तो कभी कभी क्या होता है, वह वर्ष नहीं देता है बल्कि यह कहता है कि पिछले वित्तीय वर्ष में
जो कि संपूर्ण रूप से पूरा हो चुका होता है, जिसके डाटा वास्तविक रूप से आ चुके होते हैं, है ना। तो पिछले वित्तीय वर्ष में जो अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकें हैं, कुल मिलाकर उनका लाभ कितना प्रतिशत है। तो प्रतिशत में, चूंकि ये मात्राएं में नहीं पूछता, कभी पैसे में, रुपए में ये चीजें पूछी नहीं जाती, हमेशा प्रतिशत में रहती है। तो 22.2% है, 25.5 है, या 10 है, या फिर 15 है, तो ये आपको बताना था। इसमें जो करेक्ट उत्तर है वो है 22.2% की दर के हिसाब से जो प्रॉफिट है वह प्रतिवर्ष के आसपास हो रहा है। और जो पिछला वित्तीय वर्ष है, सीधे सीधे बात करूं तो वहां पर 22% के आसपास क्या हुआ है, यहां पर उनको लाभ हुआ है। अगला क्वेश्चन होता है वर्ष 2012-13, याद रखिएगा 12-13 से वर्ष 2023-24 के दौरान आईपीओ की संख्या में वृद्धि हुई है। चूंकि इसको संख्या में बताना थोड़ा सा, अगर हम मात्रा की बात करें कि 1, 2, 4, 6 या 10,000, 20,000, इस आईपीओ की अगर हम बात करें तो इसमें थोड़ा सा क्या होगा, ये संख्या आपको याद करने में भी परेशानी होगी, और ये भी देखा जाएगा कि ये संख्या आप भूल भी सकते हो। तो उसको सही तरीके से, जैसे कि एग्जाम में पूछा जाता है कि वो कितना प्रतिशत के रूप में पूछा जाएगा या फिर आपको कितना गुना होगा, ये पूछा जाएगा। क्योंकि आईपीओ का तात्पर्य मैंने कल ही समझाया था, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग होता है। आईपीओ का मतलब होता है, मतलब जब कोई कंपनी पहली बार बाजार में जाकर पूंजी को क्या करती है, कलेक्ट करती है, तो अपने हिस्से को बेचती है सामान्य तौर पर, तो उससे लोग खरीदते हैं उस हिस्से को, और उससे कंपनी को या फर्म को क्या मिलता है, पैसे मिलते हैं, और अपने फर्म का क्या करती है, अपनी कंपनी के उत्पादन की प्रक्रियाओं का वह विस्तार करती है। तो इसलिए आईपीओ की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो यहां पर यह कहा गया है कि 2012-13 से लेकर 2023-24, मतलब पिछले 10 से 11 वर्षों के दौरान आईपीओज में कितनी वृद्धि हुई है, लोग कितना खरीद रहे हैं। तो इसका यहाँ पर 3 गुना है, 4 गुना है, 6 गुना है, या फिर 5 गुना। तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वह 6 गुना है। मतलब 2012-13 में यदि आप जाओगे तो मान लीजिए वहां पर 100 थी, तो आज के समय में कितना हो चुका है, 600। तो ये प्रतिशत कई गुना बढ़ा है ना, 600% के आसपास बढ़ गया है। तो इसको बोलते हैं 6 गुना हो जाना, है ना। तो इसमें काफी वृद्धि हुई है। क्यों वृद्धि हुई है, क्योंकि आपको सभी को पता है डिजिटल इंडिया आया है। तो शेयर बाजार पहले क्या होता था, सारे खरीद फरोख्त ऑफलाइन होते थे। आपको वहां पर शेयर मार्केट जो विभिन्न राज्यों में और जो मुंबई और दिल्ली में स्थापित था, वहां आपको जाना पड़ता था, है ना। लेकिन डिजिटल क्रांति के कारण ये जो हर चीज तकनीकी के इस युग में पहुंच सभी के हाथों तक हो चुकी है। मतलब अगर आप शेयर बाजार में खरीद फरोख्त करना चाहते हो या आईपीओस खरीदना चाहते हो, तो आप घर बैठे किसी भी वक्त, जब वो जारी होता है या जब लेन देन उसका होता है, तो वो आप काम कर सकते हो। तो ये कहीं ना कहीं इसी का एक क्या है, प्रभाव है कि वह 6 गुना लगभग लगभग क्या हुई, इन चीजों में वृद्धि देखने को मिली है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। विकसित भारत 2047 के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कितने प्रतिशत जीडीपी दर की आवश्यकता होगी। याद रखिएगा, जब हम विकसित भारत 2047 पढ़ते हैं, याद रखिएगा 2047 जब विकसित भारत हम पढ़ते हैं, तो प्रायः वहां आपको लिखा हुआ मिलेगा कि 9% की दर से यदि वृद्धि हुई जीडीपी में, तब जाके हम 2047 तक जो भी हमारे लक्ष्य हैं उसको हम क्या करेंगे, प्राप्त कर लेंगे। लेकिन यहाँ चीजें क्या है, थोड़ी अलग हैं। क्या है, इस वाले आर्थिक समीक्षा की अगर हम बात करें, तो इस वाले आर्थिक समीक्षा 2024-25 में यह बात कही गई है कि 2047 तक यदि हमें अपने लक्ष्यों को पूरा करना है या विकसित होना है, तो ऐसी स्थिति में 8, 9, 7, 6.5, इसमें से जो करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा, 8% की दर से हमें क्या करना पड़ेगा, वृद्धि करनी पड़ेगी। अर्थात इससे नीचे तो ग्रोथ रेट किसी भी वर्ष कम नहीं होना चाहिए, और अगर हो भी गया कुछ पॉइंट्स में या दशमलव में, तो अगले वर्ष भरपाई भी करना पड़ सकता है। तो ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन आपने देखा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण थे, जो कि परीक्षाओं में पूछे जाने की क्या है, आगामी संभावना है। अब आते हैं, सीधा हम बात करते हैं, यहां पर एक आर्थिक समीक्षा में भारत में विदेशी ऋण की स्थिति को प्रेजेंट किया गया था कि कैसे भारत में विदेशी ऋण की स्थिति बन रही है। देखिएगा, तो आप यहां देखिएगा 2015 से लेकर 2000 कहां तक है, सितंबर 2024 तक है। 2015 से लेकर सितंबर 2024 तक है। सितंबर 2024 का मतलब यह हुआ कि वित्तीय वर्ष 2024-25 का केवल 6 महीना, मतलब आधा वित्तीय वर्ष ही इसमें क्या है, जोड़ा गया है। क्योंकि आधे का मतलब अक्टूबर से लेकर मार्च तक
का जो महीना है 2025 का, उसका आंकड़ा यहाँ पर उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर देखिए हमारा जो बाह्य ऋण था, याद रखिएगा विदेशी ऋण की स्थिति दिखा रहा है। अगर आपसे तुलना करने के लिए कह दे या एग्जाम में आ जाए कि अगर हम ये कहें कि वर्तमान समय में, जैसे बोलते हैं ना कि भारत की अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां क्या है, अगर यह आपसे क्वेश्चन आए कि भारतीय अर्थव्यवस्था की प्रमुख चुनौतियां, तो उस भारतीय अर्थव्यवस्था की चुनौतियों में आप ये भी लिखते हो कि लगातार देश की जो बाह्य ऋण है या विदेशी ऋण है उसमें क्या हो रही है, वृद्धि हो रही है। तो वहां पर यह पॉइंट्स आपको क्या करेगा, काम कर जाएगा। कैसे काम करेगा, तो आप ये कह सकते हो कि वर्ष 2015 में हमारी जो विदेशी ऋण की स्थिति ये थी और वह सितंबर 2024 तक बढ़कर इतनी हो गई। तो ये जो आंकड़े होते हैं ना, सीधे सीधे तौर पर ये दिखाते हैं कि इससे ये पता चलता है कि देश में विदेशी ऋण बढ़ रहा है या फिर क्या हो रहा है, घट रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये जो भी है बाह्य ऋण की बात करेंगे तो ये प्रतिशत में यहाँ पर है कि पहले आपकी कुल जीडीपी का, याद रखिएगा कुल जीडीपी के प्रतिशत के रूप में यदि आप जाओगे तो ये प्रतिशत में आंकड़े दिखाए गए हैं और साथ ही साथ में यहाँ अरब डॉलर में दिखाए गए हैं। जैसे अगर हम 2015 की बात करें तो ये 2015 की अगर हम बात करें तो 2015 में लगभग 70 अरब डॉलर के आसपास हमारा विदेशी ऋण था और वर्तमान में यह जो बढ़कर लगभग कितना पहुंच चुका है, 105 के आसपास पहुंच चुका है। ठीक है ना, तो ये आप देखिए 105 के आसपास पहुंच चुका है। तो ये क्या दिखा रहा है, कहीं ना कहीं ये प्रतिशत के रूप में इस चीज को दिखा रहा है। मतलब ये समझिएगा कि आप इन्हीं आंकड़ों की सहायता से आप ये बता सकते हो कि चीजें कितनी तेजी से वृद्धि हो रही है। जैसे वर्तमान में देखिए ये यहाँ पर अरब डॉलर है, अगर हम इसकी बात करेंगे तो अरब डॉलर ये लगभग 700, कितना है, 700 अरब डॉलर। अगर हम इसकी बात करेंगे तो कितना होगा, 700 अरब डॉलर। एक बात ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये वाला जो है इधर का ग्राफ है, ये आपको दिखा रहा है प्रतिशत के रूप में। ठीक है, तो ये प्रतिशत के रूप में लगभग 70 के आसपास है। ठीक, तो आप दोनों तरीके से आंकड़े आप इसको प्रेजेंट कर सकते हो। ये आगे सेंटेंस में सारी चीजें दी गई हैं। देखिए अब आता है अंतरराष्ट्रीय प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय प्रभाव में अगर हम बात करेंगे यहाँ पर तो बाह्य क्षेत्र के संदर्भ में, चूंकि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र प्रभाव है तो बाह्य क्षेत्र का ही आएगा। तो यहाँ पर जो आर्थिक समीक्षा 2024-25 में बात कही गई है, वह जो भी आपको इस आर्थिक समीक्षा में जो प्रभाव दिख रहा है वो कहीं ना कहीं कुछ वैश्विक घटनाओं के कारण इसमें उतार चढ़ाव भी है। तो वो कौन सी वैश्विक घटनाएं हैं, जैसे लाल सागर में शुरू हुए अवरोधों के कारण व्यापार मार्ग में परिवर्तन से नौ परिवहन लागत की क्या हो गई है, बढ़ गई है। मतलब भाई देखिए सामान्य तौर पर एक बात समझिएगा कि यदि कोई भी व्यापार हो रहा है और उस व्यापार में ये तय किया जाता है कि कम से कम क्या हो जाए, कम से कम लागत में हमारा सामान दूसरे देश से आए या तो फिर वह चले जाए, लागत ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे ही विभिन्न प्रकार के कर होते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रशासनिक लागत होते हैं, मजदूरी होता है, श्रम होता है, बंदरगाहों पर काफ़ी लागत लग जाते हैं। तो इसके बावजूद भी अगर कहीं रास्ते में अवरोध उत्पन्न हो जाए तो वो लागत जो होती है ना अपेक्षित नहीं होती, आप पहले से सोच के नहीं रखते हो। तो 2023 से लेकर या 2023 में मुख्य रूप से लाल सागर में हुए अवरोधों के कारण विभिन्न प्रकार के जो अवरोध उत्पन्न हुए, खास करके जैसे समुद्री डकैतों को लेकर है या फिर तूफानों को लेकर उत्पन्न हो जाता है, या फिर दो देशों के मध्य जब युद्ध होता है, विवाद होता है, तो अक्सर वह जो जलमार्ग है वो क्या हो जाता है, कहीं ना कहीं चुनौती के रूप में पेश होता है। तो जिसके कारण ये स्पष्ट तौर पर इस आर्थिक समीक्षा में यह बात की गई है कि इस कारण से भारतीय जो व्यापार है वह कहीं ना कहीं प्रभावित हुआ है, अर्थात उसकी लागत बढ़ गई है। इसके अलावा और कौन से कारण देखने को मिले थे, जैसे पनामा नहर में सूखे की स्थिति। पनामा नहर सभी को पता है एक आर्टिफिशियल नहर है जो दो महासागरों अटलांटिक और प्रशांत को काटकर बनाया गया है। प्रशांत महासागर की खास बात यह है कि फुल इंजीनियरिंग पर आधारित है, वो कहीं ना कहीं एकदम तकनीकी आधारित है कि जिसमें एक नाव को एक देश से या एक सागर से दूसरे सागर में यदि गुजरना हो, मान लीजिए ये दक्षिण अमेरिका है और ये कौन है भाई, उत्तरी अमेरिका, बीच में छोटा सा एक देश है पनामा, वहीं से नहर बना है। तो ये जो नहर बना है ना वो बहुत बढ़िया एक जो सिविल इंजीनियरिंग का बहुत अच्छा नमूना पेश करता है, एक उदाहरण पेश करता है। लेकिन इसकी खास बात यह है
कि ये नहर तो कहीं ना कहीं दो महासागरों के बीच में कनेक्शन का बढ़िया काम करता है, लेकिन इसकी एक बुरी बात ये भी है कि इसकी लागत क्या है, अपेक्षाकृत ज़्यादा है ना। तो कभी कभी क्या होता है, लागत भी बढ़ जाता है, संबंधित देश बढ़ा देता है, या फिर नहर में क्या होता है, सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। या फिर जो ये हारमुज है, कौन सा है भैया, हारमुज, एक हारमुज स्ट्रेट है ना, यूरोप के पास, वहां पर भी द्वंद्व की स्थिति या युद्ध की स्थिति होती है तो भी व्यापार प्रभावित होता है। या फिर विकसित देशों की संरक्षणवादी नीति से क्या होता है, वैश्विक व्यापार में क्या होता है, कहीं ना कहीं आपको प्रभाव दिखाई देता है। तो संरक्षणवादी नीति का तात्पर्य यह होता है कि जब कोई देश क्या करता है, विभिन्न प्रकार के कानून से अपने आप को संरक्षित करता है, मतलब बाहर से आने वाले लोगों को रोजगार में क्या करता है, कमी करके अपने लोगों को रोजगार देगा, बाहर वालों का सामान आयात ना करके अपने यहाँ क्या करता है, आयात करता है ना। तो ये जब परिस्थिति कोई देश जानबूझकर करता है अपने आप को संरक्षित करने के लिए, तो दूसरा देश प्रायः क्या हो जाता है, प्रभावित हो ही जाता है। ठीक है, तो ये चीजें बाह्य ऋण के तौर पर है। अब आते हैं आधारभूत संरचनाओं की चर्चा कर लेते हैं। आधारभूत संरचनाओं में मुख्य रूप से ये जो 2024-25 का जो आंकड़ा है या जो आर्थिक समीक्षा है, उसमें मुख्य रूप से समावेशी विकास को लेकर चर्चा की गई है। आंकड़े हम अभी आपको बताते हैं, शिक्षा को लेकर है, स्वास्थ्य को लेकर है, ग्रामीण विकास को लेकर है, एवं संबंधित ग्रामीण विकासों पर कैसा प्रौद्योगिकी का प्रभाव होगा, इस पर ध्यान केंद्रित किया गया है। कि समझिएगा, समावेशी विकास तो सभी प्रकार के आर्थिक सर्वेक्षण में होगा, हर बार शिक्षा पर भी खर्च होता है, हर बार स्वास्थ्य पर भी होता है, लेकिन इस बार क्या स्थिति रही ग्रामीण विकास में प्रौद्योगिकी का, इस पर भी चर्चा किया जा रहा है। इसको कैसे प्रभाव डाल रहा है प्रौद्योगिकी ग्रामीण विकास में, इस पर खास चर्चा की गई। ठीक है, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए, सतत विकास लक्ष्यों को पूरा करने के लिए 2030 तक की प्रतिबद्धता को आर्थिक समीक्षा में दोहराई गई है। अब यहां से सीधा क्वेश्चन आता है कि वर्ष 2024-25 के आर्थिक समीक्षा में सतत विकास लक्ष्यों को कब तक पूरा करने की प्रतिबद्धता जताई गई थी, तो आपका जो उत्तर होगा वह क्या होगा, 2030 तक की प्रतिबद्धता जताई गई है। मतलब अगले जो 5 वर्ष हैं, उन 5 वर्षों में किसी भी तरह से हमें एसडीजी के जो भी गोल्स हैं, जो लक्ष्य हैं, उसको हमें प्राप्त करना होगा। ठीक है, तो इस आधार पर इसमें आधारभूत संरचनाओं के रूप में इस पॉइंट्स को रखा गया है। आगे आधारभूत संरचनाओं में ही कुछ और चर्चा की गई है, जैसे 2024-25 में कृत्रिम बुद्धिमत्ता को तेजी से प्रगति और वैश्विक स्तर पर इसके प्रभाव तथा भारतीय श्रम बाजारों में इसके संभावित प्रभावों की भी पड़ताल की गई है। देखिए, काफी आगे की चीजों को सोचा गया है कि ऐसा नहीं है कि केवल विकास ही करना है, तकनीकी को आप मंगाते रहिए, तकनीकी को निवेश करिए, है ना। और इस तकनीकी के निवेश करने से तो इसमें कोई वो है कि लागत कम होगी, वस्तुओं का उत्पादन बढ़ेगा, इसमें कोई शक नहीं है ना, निर्यात प्रोत्साहन होगा, लेकिन इसके कुछ दुष्परिणाम भी होते हैं। तो अगर हम उसकी चर्चा इस पटल पर न करें, आर्थिक समीक्षा में न करें, तो एक तरह की बेईमानी होती है। तो यहाँ पर भारत सरकार ने इस आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत ही कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जो एआई का प्रभाव है ना, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की प्रगति तो ठीक है, उन्होंने चर्चा की है कि भाई प्रगति हो चुकी है, बढ़िया सब कुछ है, लेकिन वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इस पर भी उन्होंने चर्चा किया है। साथ ही साथ में भारतीय श्रम बाजार में, याद रखिएगा, भारतीय श्रम बाजार में इसके पड़ने वाले संभावित पड़ताल, क्या प्राय ये कहा जाता है कि एआई का जितना प्रभाव बढ़ेगा, एआई का क्या होगा, जितना प्रभाव बढ़ेगा देश में, उतना ही नौकरियां जो होंगी, सामान्य तौर पर जो नौकरियां हैं वो क्या हो जाएंगी भैया, कम हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि मानव का या मानव श्रम या मानव बुद्धि का काम कौन करने लगेगी, मशीनें करने लगेंगी। तो चूंकि ये हो भी सकता है, क्योंकि अभी इसका प्रभाव हुआ है या कि नहीं हुआ अभी तक ये क्लियर भी नहीं हुआ है, लेकिन संभावित एक डर का जो माहौल है ना, वो इस फील्ड में बना हुआ है। क्योंकि अभी व्यापक रूप से एआई का प्रभाव भी नहीं देखने को मिला है, इसमें तो कोई शक नहीं, क्योंकि अभी जो एआई है अपने प्रारंभिक चरण में है, अभी धीरे धीरे उसको डेवलप किया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा उसमें लोगों का योगदान भी हो रहा है कि भैया आप आइए, इसके सॉफ्टवेयर को डेवलप करना है, आप आइए और हम इसको क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो अभी तो आप ये नहीं कह सकते ना कि नौकरियां जा रही हैं, अभी तो ऐसा है कि एआई की वजह से नौकरियां मिल रही हैं, ऐसे समझिएगा। लेकिन लोगों में अभी भी डर है कि इससे जो भारतीय श्रम बाजार है
वह क्या हो जाएगा, उस पर दुष्प्रभाव पड़ सकता है। तो इसकी भी चर्चा आर्थिक समीक्षा में क्या है, की गई है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। और क्या खास बात है इसमें, बुनियादी जो ढांचा है उसके अंतर्गत याद रखिएगा, ये बड़ा महत्वपूर्ण आंकड़ा है, 6215 किलोमीटर राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण, जो कि भारत माला मिशन के तहत होगा। और इसके साथ साथ 619 उड़ान हवाई अड्डे मार्ग क्षेत्रीय संपर्क योजना के तहत हासिल किए जाएंगे। मतलब ज्यादा से ज्यादा जो नेशनल हाईवेज हैं और जो अंतरराष्ट्रीय उड़ानों से संबंधित जो आपके एयरपोर्ट्स हैं उनको जोड़ने का क्या है, काम पर बल दिया जा रहा है, ताकि जो परिवहन है, जो सुविधाएं हैं, वो बहुत तेजी से क्या हो जाए, विकसित हो जाए। आगे बात करते हैं, कुल स्थापित विद्युत क्षमता जो कि 456 गीगावाट है, नवीकरणीय ऊर्जा का योगदान कितना है उसमें, 209 गीगावाट, उसमें 47% की हिस्सेदारी तक पहुंच गई है। याद रखिएगा, यह जो आपको आंकड़ा दिया जा रहा है ये नवीनतम आंकड़ा है, क्योंकि ऊर्जा से संबंधित बार बार आपको चाहे वो पर्यावरण में आपसे पूछा जाए या ऊर्जा वाले यूनिट में पूछा जाए मेंस के, और प्री में तो पूरा का पूरा है, क्योंकि आर्थिक भूगोल हर जगह आता है और ये करंट का भी बनता है ना। तो ये आपको आंकड़ा आपको अच्छा साबित हो सकता है विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं के संदर्भ में। सीधे बात करते हैं, उसी ऊर्जा के तहत एक और बड़ा ही महत्वपूर्ण योजना है पीएम सूर्य घर योजना। इसमें क्या है, सोलर प्लांट लगाया जाता है विभिन्न प्रकार के घरों पर। मतलब यदि आप चाहते हो कि आप अपने घर पर सोलर प्लांट लगाओ ताकि आपातकालीन स्थिति में आपको एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत मिल जाए, तो सामान्य तौर पर आपको प्लांट लगाने के लिए आपको सब्सिडी का प्रावधान है। तो यहाँ पर इस समीक्षा में ये चर्चा की गई है कि इस योजना के तहत 7 लाख छतों पर सौर ऊर्जा प्रणालियां स्थापित करने का क्या है, लक्ष्य है। लक्ष्य तो वैसे 1 करोड़ था, है ना, 1 करोड़ था, लेकिन अभी तक क्या हो चुका है, 7 लाख घरों पर यह स्थापित हो चुका है। क्योंकि लागत बहुत ज्यादा है, निवेश इसमें बहुत ज्यादा होना चाहिए, प्राइवेट कंपनियों का योगदान भी इसमें चाहिए, तो इसलिए यह काम बहुत बड़ा काम है। क्योंकि आप सभी को पता है कि सोलर जो एनर्जी है वह तो सामान्य तौर पर कभी न समाप्त होने वाली अक्षुण्य एनर्जी के तौर पर या ऊर्जा के तौर पर जानी जाती है। लेकिन समस्या इस एनर्जी के साथ यही है कि इसकी जो लागत है वह क्या है, बहुत ज़्यादा है, और निवेश अपेक्षाकृत क्या है, आपके पास कम है। तो ऐसी स्थिति में ये 7 लाख छतों पर स्थापित हो चुके हैं। टारगेट कितना है भैया, 1 करोड़ घरों को। अब आते हैं स्वास्थ्य सेवा एवं सामाजिक सुरक्षा के तौर पर। स्वास्थ्य सेवा पर व्यय 18% से बढ़कर 18% क्या हुआ है, बढ़ा है। याद रखिएगा, स्वास्थ्य सेवा पर व्यय जो है 18% का क्या हुआ है, उसमें इंक्रीज हुआ है, कहीं ना कहीं हिस्सेदारी बढ़ी है। और साथ ही साथ में 6.1 लाख करोड़ रुपए टोटली हो चुका है। तो मतलब हर वित्तीय वर्ष में इतना पैसा क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, खर्च हो रहा है। इसके साथ में शिक्षा पर भी देख लेते हैं। शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण है, जिस पर व्यय क्या हुआ है, 12% की बढ़ोतरी हुई है इस बार, और 12% का व्यय बढ़कर 9.2 लाख करोड़ रुपए हो चुका है। मतलब इस वित्तीय वर्ष में शिक्षा पर इतना खर्च किया जाएगा, 9.2 लाख करोड़, जबकि स्वास्थ्य सेवा पर 6.1 लाख करोड़ खर्च किया जाएगा। अब यहां पर आप तुलना कर सकते हो कि भारत सरकार किस पर ज्यादा खर्च करती है, स्वास्थ्य पर ज्यादा खर्च करती है कि शिक्षा पर ज्यादा खर्च करती है। तो आपको मिलेगा कि यह स्वास्थ्य पर कम, अपेक्षाकृत शिक्षा पर क्या होती है, ज्यादा खर्च करती है। क्योंकि जरूरी भी है, शिक्षा क्या होता है, अगर आप शिक्षित हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, पढ़े लिखे हो जाएंगे, सही और गलत का आपको यदि ज्ञान होगा, तो स्वाभाविक है स्वास्थ्य से संबंधित जो आपके सामने चुनौतियां होंगी वो क्या होंगी, आप उसको स्वतः ही कम कर पाएंगे, है ना। जैसे सामान्य तौर पर आप कभी भी सामान्य तौर पर बाहरी चीज़ों को ज़्यादा खाते हो, उसमें कौन सा प्रोटीन मिलता है, कौन सा मिनरल्स, ये आपको नहीं पता होता है ना। तो ऐसी स्थिति में आपके खाने पीने का समय कोई निर्धारित नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में ये माना जाता है कि आपका स्वास्थ्य क्या हो सकता है, गड़बड़। इसलिए शिक्षा के लिए जो खर्च है वो क्या है, ज़्यादा होना चाहिए। इसके बाद आता है प्रधानमंत्री आवास योजना। उसी आधारभूत संरचनाओं में आवास भी आता है, क्योंकि वह भी बहुत जरूरी है। 1
1.8 करोड़ घरों को मंजूरी प्रदान की गई है। याद रखिएगा, आवास योजना के तहत इस बार के आर्थिक समीक्षा में क्या हुआ है, 1.18 करोड़ घरों को फिर से मंजूरी प्राप्त की गई है। साथ ही साथ में जो जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन मतलब हर घर तक क्या है, पीने का जो पानी है अर्थात जल है उसको क्या है पहुंचाना है, उसको 15.3 करोड़ परिवारों, लगभग ये कितने हो चुके हैं, 79.1% क्या हुए हैं, लाभान्वित हुए हैं। याद रखिएगा, इतने करोड़ घर बन चुके हैं अब तक, 1.18 करोड़, और कितने घरों परिवारों तक पहुंचा है पानी भैया, 15.3 करोड़ परिवार, मतलब इतने ही घर होंगे। याद रखिएगा, ये जो परिवार दिख रहे हैं ना, यही क्या है, वास्तव में घर ही हैं, क्योंकि ये माना जाता है कि एक परिवार मतलब एक नल, है ना। आप सदस्य के हिसाब से तो नल नहीं दिया जा सकता, तो ये जो आपको दिखा रहा है ये परिवार है। याद रखिएगा, ये कोई जनसंख्या नहीं है, ठीक है ना। और भारत में सोचिए जरा, लगभग 80% लोगों के घर पे पानी पहुंच चुका है। तो ये जो समस्या है दूर दराज के क्षेत्रों में, अर्ध शुष्क शुष्क क्षेत्रों में, है ना, जो सूखे वाले ग्रसित वाले क्षेत्र हैं, जो तमाम तरह की, जब प्रचंड गर्मी पड़ती है या बारिश नहीं होती तो तमाम तरह की न्यूज़ फैलती है ना, आती हैं कि भाई पीने के पानी की समस्या है ना, तो वो तो कम से कम दूर हो रहा है बहुत तेजी से, ठीक है। आगे बात कर लेते हैं, सबसे बेहतर और सर्वाधिक प्रचलित मिशन में से एक है, और वो है, उसका नाम है स्वच्छ भारत मिशन, है ना। इस पर हम काफ़ी चर्चा करते हैं, और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत ये देखा जाता है, चूंकि पहला चरण तो पूरा हो चुका है, लेकिन इस आर्थिक समीक्षा में द्वितीय चरण की बात की गई है। कौन सी द्वितीय चरण की, क्या है भैया, इस मिशन के द्वितीय चरण के तहत 2024 में 1.92 लाख गांवों को, याद रखिएगा ये गांव हैं, है ना, गांवों को ओडीएफ प्लस घोषित कर दिया गया। मतलब शौचालय हर प्रत्येक गांव में, जैसे बोलते हैं ना निर्मल ग्राम, स्वच्छ ग्राम, मतलब सभी गांवों में जितने भी घर हैं सभी को यहाँ पर शौचालय उपलब्ध करा दिया गया है। इससे ये स्पष्ट होता है कि भारत सरकार स्वच्छ भारत मिशन को लेकर कितनी गंभीर है ना। तो ये जो, याद रखिएगा, ये परिवार नहीं है, जब भी आप आंकड़े लिखोगे ये गांव के संदर्भ में है। इतने गांव को क्या किया गया है, इन खुले में शौच से जो है वो मुक्त कर दिया गया है, ठीक है। अब आगे आते हैं, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करते हैं। 2024 तक कुल 3.64 लाख गांवों में ओडीएफ प्लस का दर्जा हासिल कर लिया है। इस वर्ष तो इतना किया गया, और 2024 तक पिछला कुल मिलाकर आंकड़ा कितना हो जाता है, 3.64 लाख गांवों में खुले में शौच से मुक्त हो चुके हैं, ठीक है। इन दोनों आंकड़ों पर ध्यान दीजिएगा, मेनली ये वाला आंकड़ा है अगर आपको परीक्षा की दृष्टि से लिखना है तो, ठीक है। अब आगे आते हैं, व्यापार की बात कर लेते हैं। व्यापार में क्या है भैया, व्यापार में है कि भारत के कुल निर्यात वस्तु सेवा 2024-25 के प्रथम 9 महीनों में, याद रखिएगा प्रथम 9 महीना, क्यों, क्योंकि मैंने पहले ही बताया था कि मार्च से लेकर कहां तक होता है, दिसंबर तक का आंकड़ा आपको एग्जैक्ट मिलता है। बाकी 3 महीने तक का जनवरी का आंकड़ा क्या होता है, वह वास्तविक नहीं होता, बल्कि क्या होता है, अनुमानित होता है आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत, है ना। तो यहां पर प्रथम 9 महीनों में 602 लगभग अरब डॉलर तक पहुंच गया है आपका कुल निर्यात। याद रखिएगा किसका निर्यात, वस्तु एवं सेवाओं की सीधी हम बात कर रहे हैं, जो कि 6% की वार्षिक वृद्धि दर से बढ़ा है। कितना, 6% की वार्षिक वृद्धि दर, मतलब पिछले वर्ष जो भी आपका वस्तुओं एवं सेवाओं का निर्यात था उसमें या तो आप कहो कि 6% की वृद्धि हुई है तुलनात्मक रूप से, या तो फिर अगर आपको आंकड़ा बताना है तो 602 पॉइंट की जरूरत नहीं। देखिए मेंस में क्या होता है, दशमलव वगैरह का याद करने में या फिर क्षमता नहीं रहती, या तो कितने सारे आंकड़े याद करेंगे ये भी रहता है, तो कम से कम दशमलव का आंकड़ा नहीं भी अगर आप लिखेंगे ना तो भी कोई समस्या नहीं होती है ना। बट जो भी लिखना है दशमलव से पहले वाले अंक, वो आपको सटीक उसकी जानकारी होनी चाहिए। या तो अगर आपको लग रहा है बहुत ज्यादा गलत हो रहा है तो आप लगभग करके लिख सकते हैं, है ना। तो कम से कम एग्जामिनर के सामने आप ईमानदार तो बन जाओगे कि भैया जो भी हमने आंकड़ा लिखा हुआ है लगभग लिखा है। अब आप समझिए, अब आपके ऊपर है, नंबर देना है तो दीजिए। अब इस ईमानदारी पे कौन नहीं नंबर देना चाहेगा, है ना, हर एग्जामिनर देना चाहता है। तो कितना प्रतिशत वृद्धि हुई है भाई निर्यात में, याद रखिएगा 6% की वृद्धि हुई है। जबकि व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में, याद रखिएगा यह वस्तु एवं सेवा दोनों है, ये क्या है, वस्तु एवं सेवा,
ये वस्तु गुड्स एंड सर्विसेज की बात कर रहे हैं, जबकि वस्तुओं के व्यापारिक निर्यात में केवल 1.6% की वृद्धि हुई है। इसका क्या मतलब है? इसका सीधा मतलब है कि भारत जो होता है वस्तुओं की अपेक्षा सेवाओं का निर्यात ज्यादा करता है। इस संदर्भ में कि यहाँ से लोग सर्विस सेक्टर, मतलब जैसे पश्चिमी एशियाई के देश हैं, खाड़ी देश हैं, अमेरिका है, कनाडा है, यूरोप है, वहाँ पर ये जाते हैं और वहाँ सर्विस देते हैं। उस सर्विस के बाद जो उनको पैसा मिलता है वो कहीं ना कहीं देश में क्या होता है, निर्यात के रूप में वापस आता है। इसलिए ये आंकड़े आपको क्या है, बहुत अंतर वाले दिखाई दे रहे हैं। ठीक है ना? तो गुड्स एंड सर्विस की बात करेंगे तो 6% का उसमें इंक्रीज है, और अगर केवल गुड्स की बात करेंगे, केवल वस्तुओं की बात करेंगे, तो उसमें 1.6% की वृद्धि को दिखा रहा है। ठीक है ना? अब यहां पर इसका कारण यदि आपको पूछे तो चूंकि ये तो थोड़ा सा अब मेंस की तरफ चला जाता है, इसको यहां कहीं ना कहीं ये बताया गया है कि ऐसा क्यों है। इन आंकड़ों में परिवर्तन यह है कि अंतरराष्ट्रीय वस्तु कीमतों में गिरावट के कारण पेट्रोलियम एक कारण है, पेट्रोलियम उत्पाद निर्यात में मूल्य की कमी के कारण यह चीजें और भी विदेशी व्यापार को क्या कर रही हैं, प्रभावित कर रही हैं। ठीक है ना? चूंकि भारत क्या काम करता है कि पेट्रोलियम उत्पाद के निर्यात में भी क्या करता है, अक्सर पैसा कमाता है। ऐसे आप समझिएगा कि जैसे कच्चा तेल तो हम मंगाते हैं सामान्य तौर पर, इससे हमारा आयात बिल क्या होता है, बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन उसी को हम प्रसंस्कृत करके पेट्रोल, डीजल, सामान्य तौर पर सभी जो पेट्रोलियम उत्पाद होते हैं उसको बना के हम दूसरे देशों को क्या करते हैं, फिर से बेचते हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी हमारे निर्यात का क्या होता है, एक अच्छा खासा रकम या फिर पैसे हमको देकर जाता है। तो यहाँ पर जो ये आंकड़ा बताया गया है इसी के संदर्भ में बताया गया है। ठीक है? अब आते हैं अगले पॉइंट्स पर जो कि महत्वपूर्ण है कि 2024-25 से पहले 9 महीनों में, अब वस्तुओं की हमने बात की, सेवाओं पर देखिएगा, 9 महीनों में सेवाओं के निर्यात में 11.6% की वृद्धि हुई है, जो बढ़कर 131 अरब डॉलर की राशि तक पहुंच गई है। मैंने पहले ही कहा था कि भारत का यदि आप निर्यात देखोगे तो उसमें वस्तुओं का निर्यात क्या होता है भैया, कम होता है, और सेवाओं का निर्यात अपेक्षाकृत तुलनात्मक रूप से वो ज्यादा होता है। तो मैंने पहले भी कहा यह चीज को आप तुलना कर सकते हैं कि जैसे वस्तुओं के निर्यात में 1.6% की वृद्धि हुई है, और ये वृद्धि इतना ही रहती है आसपास, 2%, 1%, 1.5%, इसी के आसपास बनी रहती है। आप किसी भी आर्थिक समीक्षा में उठा के आप इस आंकड़े को देख सकते हैं, है ना? लेकिन जब सेवाओं के निर्यात की बात करते हैं तो ये बहुत तेजी से बढ़ता है, क्योंकि सभी को पता है कि भारत में जनाधिक्य की जो समस्या थी वो जननांकीय लाभांश में बदल रही है। मतलब अगर आप उन्हें ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट कर रहे हो और देश में अगर रोजगार नहीं मिल रहा है, तो इससे क्या स्पष्ट होगा कि वो बाहर जाके विदेशों में क्या करेंगे, रोजगार प्राप्ति के साधन ढूंढेंगे। तो स्वाभाविक है वो वापस तो लौट के आएंगे ना। जरूरी थोड़ी कि सभी को नागरिकता ही मिल जाए, तो कुछ तो काम का एक जरिया होगा कि 6 महीने, 1 साल, 2 साल, 5 साल के लिए जा रहे हैं तो पैसा वापस लाएंगे। तो यही कारण है कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कारण भारत में क्या हो रहा है, सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हो रही है। तो ये चीज आप वहां भी लिख सकते हो कि अगर आपको मानव संसाधन से संबंधित कोई भी आंसर लिखना पड़े तो वहां पर इस प्रकार के आंकड़ों को आप समावेश कर सकते हो। मैं पहले ही कहा था इन आंकड़ों का अब आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इन आंकड़ों का कैसे इस्तेमाल करो। ठीक है ना? इसीलिए आर्थिक समीक्षा का अध्ययन क्या होता है, बहुत जरूरी होता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट पर है यहां पर देखिए इसमें क्या है ग्राफ में कि वैश्विक सेवाओं एवं व्यापारिक वस्तुओं के निर्यात में हिस्सेदारी, जो मैंने अभी आपको बताया है ना, वो जो थ्योरेटिकल था, बस यहाँ पर इस चित्र के माध्यम से, इस ग्राफ पेपर के माध्यम से इसमें समझाया गया है। मैंने कहा था वस्तुओं के निर्यात में कितना 1.8% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, जो कि दिखा रहा है। लेकिन ये पिछले वर्ष 4.3 था, है ना? पिछले वर्ष क्या था, वैश्विक स्तर के निर्यात के तौर पर इसका अंश था। इसके बाद विदेशी व्यापार देखिए यहाँ पर बिलियन डॉलर में है। ये तो बहुत ही सामान्य है कि विदेशी व्यापार हमारा कितने डॉलर का है कुल, तो यहाँ पर 678 का क्या है, आयात है, और 437 का अरब डॉलर का, हमारा बिलियन डॉलर का क्या है, हमारा निर्यात है। तो ये प्रायः आंकड़े याद करने वाले होते हैं, बड़े ही महत्वपूर्ण। पीछे मत जाइएगा, 2021-22 के आपको कोई मतलब नहीं है, लेकिन किसी एक वर्ष के आंकड़ों को अक्सर आप तय कर लीजिएगा कि भैया जो वर्तमान चल रहा है वो तो हमें आंकड़े पता होना चाहिए, और
पिछले 4 या 5 6 साल कोई भी एक आंकड़ा आप पकड़ के उसको याद कर लीजिएगा। क्यों जरूरी है? क्योंकि जब कभी भी तुलनात्मक अध्ययन करना होता है, जब आपको मेंस के पेपर में अगर आपको क्वेश्चन आया कि वर्तमान परिदृश्य में तुलनात्मक अध्ययन करिए या भारतीय व्यापार में किस हिसाब से बढ़ोतरी हो रही है, इसको प्रमाणित करिए, है ना। तो प्रायः जब ये प्रश्न बनते हैं तो दो प्रकार के आंकड़ों की अक्सर जरूरत पड़ जाती है। तो जो वर्तमान है वो तो रहेगा ही, लेकिन जो लास्ट वाला है, कोई भी एक वर्ष, ऐसा निश्चित नहीं है कि 2 साल पहले या 5 साल पहले, कोई भी एक आंकड़ा आप पकड़ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है सेवाओं के निर्यात की बात करते हैं, जो हमने अभी सीखा है। तो इससे यहाँ पर इस ग्राफ पेपर में सेवाओं के निर्यात की बात की गई है, और यह जो भी आपको दिखाई दे रहा है ये कहीं ना कहीं अरब डॉलर में दिखाया गया है कि प्रत्येक वर्ष सेवाओं के निर्यात में किस प्रकार से वृद्धि हो रही है। तो ये जो लेटेस्ट आंकड़ा है, ये कौन सा भैया? लेटेस्ट 2024-25 का है, और यह चीज हमने वहां पर लिखे हुए तौर पर हमने इसको देखा, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे। निर्यात की तुलना में, बस व्यापार ही चल रहा है अभी, है ना। निर्यात की तुलना में आयात में अधिक वृद्धि के कारण 2024 में क्या हो रहा है? लगभग 80 अरब डॉलर का क्या हो गया? घाटा हो गया। ये तो तय है कि भारत का हमेशा से ही व्यापार घाटा रहा है, और उस व्यापार घाटे में अगर ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि आयात कम नहीं हो सकता तो कम से कम निर्यात को ही बढ़ाकर दोनों के अंतर को क्या किया जाए? कम किया जाए। तो भाई देखिए, आयात क्या होता है? मजबूरी होती है। चाहता तो कोई नहीं है देश की ज़्यादा से ज़्यादा वस्तुओं को मंगाना पड़े, लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, हमको व्यापार को क्या करना है? अधिशेष करना है, व्यापार को संतुलित रखना है, तो आयात में कमी कर दो। आयात में कमी करना कभी भी ना कहीं देश के लिए घाटे का ही सौदा साबित होता है ना। तो इससे बेहतर यह है कि आप निर्यात को क्या करो? बढ़ा दो। तो भारत सरकार भी वही काम कर रही है, और इस आधार पर जो अंतर निकलता है वो लगभग 80 अरब डॉलर के आसपास का निकलता है, लेकिन यह क्या है? घाटे के रूप में है। याद रखिएगा, ये घाटे के रूप में है, ठीक है ना। अब इस घाटे की बात करते हैं विदेशी मुद्रा भंडारों की। तो देखिए 2024 के अंत तक का मतलब है दिसंबर तक के आंकड़े की बात करते हैं, क्योंकि ये आर्थिक समीक्षा के आंकड़े हैं, याद रखिएगा, बार बार मुझे याद दिलाना पड़ता है। विदेशी मुद्रा भंडार 640 अरब डॉलर क्या हो चुका है? पहुंच चुका है, ठीक है ना। 640 अरब डॉलर तक पहुंच चुका है। क्या यह दिसंबर 2000 कहां तक है? 2024 तक, अंतिम तक है। तो इसका मतलब क्या है कि क्या ये मैक्सिमम की बात है? नहीं, इससे पहले भी ज्यादा था। मतलब सितंबर 2024 की यदि हम बात करेंगे तो लगभग 20 अरब डॉलर क्या था? ये प्लस था। लेकिन दिसंबर आते आते, मतलब 3 महीना, सितंबर से दिसंबर तक आते आते ये थोड़ा कम हो गया, और वह वर्ष खत्म होने तक 2024 तक ये 640 अरब डॉलर तक पहुंच गया। तो बस आपको कब कितना पहुंचा इससे कोई मतलब नहीं है। जब आपको याद करना होगा, जब आपको लिखना होगा, जब वर्तमान प्रवृत्तियां बताना होगा कि अर्थव्यवस्था में क्या चल रहा है, तो उसमें एक जो पॉइंट्स आएगा कि विदेशी मुद्रा भंडार की क्या स्थिति है, जब आप दोगे तो आप कुछ मत करिएगा। इसके उतार चढ़ाव से आपको कोई मतलब नहीं होता। बस आप इतना ध्यान रखिएगा कि वर्ष 2024 या दिसंबर 2024 तक जो हमारा विदेशी मुद्रा भंडार था वो कितना पहुंच गया? 640 अरब डॉलर। अब ये चूंकि हर 3 महीने में इसकी समीक्षा की जाती है, वैसे तो रोज ही होता है, ये न्यूज़ में हर दिन बना रह सकता है, लेकिन आपको इस प्रकार के आंकड़े हर दिन देखेंगे तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि अब उसकी सीमा होती किसी भी चीज़ की याद करने की, या फिर किस आंकड़े को हम एक्चुअल में लिखें। तो प्रायः जो आर्थिक समीक्षा के आंकड़े होंगे, जहां तक वो देता है उसको ही आप लिख दीजिए, और वहां पे स्रोत के रूप में आप आर्थिक समीक्षा, इकोनॉमिक सर्वे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो आपको बहुत ज़्यादा कुछ मामलों में करंट अफेयर्स नहीं देखने हैं, याद रखिएगा, है ना। बहुत ज़्यादा अपडेट भी अगर आप हो जाते हो ना, तो कहीं 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 आप ही आंकड़ों में क्या हो जाते हो? भ्रमित हो जाते हो। तो थोड़ा सा स्थिरता रखना जरूरी है। अब आगे आते हैं भारतीय विदेशी मुद्रा भंडार को संरक्षित रखने में। याद रखिएगा, अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि कौन सबसे ज्यादा रखता है, तो चीन पहले नंबर पर है, जापान दूसरे नंबर पर है, और स्विट्जरलैंड तीसरे पर है, और उसके बाद आता है नंबर किसका? भारत का आता है चौथे नंबर पर। तो अब यहाँ पर थोड़ा सा आपके मन में एक प्रश्न होगा कि भाई चीन पहले पे है, जापान दूसरा, तीसरा स्विट्जरलैंड, चौथे पे कौन है? भारत है। तो यहाँ पर यूएसए कहाँ गया, है ना। सामान्य तौर पर यह अब आप प्रश्न उठ सकता है कि भाई यूएसए क्या गरीब देश है? क्या उसके पास विदेशी मुद्रा भंडार नहीं है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। जो उसकी मुद्रा है, अर्थात अमेरिकन डॉलर, वही लोगों के लिए क्या है? विदेशी मुद्रा भंडार है। तो उसको वो रिजर्व रखने की जरूरत ही नहीं है। उसको जब पड़ेगी तब वो अपने हिसाब से, इकोनॉमी के हिसाब से छाप लेगा,
है ना। अब वो अपनी ही मुद्रा को वो रिजर्व करके रखे तो ये शोभा नहीं देता ना। जैसे अब आपकी जो मुद्रा है रुपया है, वो किसी न किसी छोटे गरीब देश के लिए विदेशी मुद्रा भंडार की तरह होगा। जैसे कोई अफ्रीकन कंट्रीज में आप चले जाइए जो बहुत गरीब हैं, जो इक्वेटर के पास वाले हैं ज़्यादातर, तो वहां पर आप भारतीय मुद्रा लेकर जाओगे ना, तो वह देश आसानी से उसको क्या करेगा, ग्रहण करेगा, क्योंकि उसको पता है कि यह मुद्रा क्या है, बाजार में इसकी डिमांड है। कहीं नहीं दूसरा देश लेगा तो भारत तो लेगा ही लेगा। हम इस पैसे को कभी भी भारत से कोई भी वस्तु सेवा खरीद सकते हैं। तो ये होती है किसी भी मुद्रा की क्या महत्वता की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर चीन, जापान, स्विट्जरलैंड के बाद चौथे स्थान पर याद रखिएगा भारत है। इसके बाद में भारत वैश्विक स्तर पर सेवा निर्यात में 4.3% की हिस्सेदारी के साथ क्या है, चौथे स्थान पर बना हुआ है। कौन से स्थान पर है, चौथे स्थान पर बना हुआ है। ठीक है ना। अब नेक्स्ट की बात कर लेते हैं, एक महत्वपूर्ण है। अब यहां देखिए, अब यहाँ पर कुछ कारण बताए गए हैं कि वास्तव में अर्थव्यवस्था में ये जो विनिमय दरों में परिवर्तन हो रहा है, आर्थिक समीक्षा में उसका कारण भी बताया गया और बड़े अच्छे से बताया गया कि वास्तव में ये जो डॉलर के मुकाबले रुपए की जो कीमत गिर रही है ना, वो क्यों गिर रही है। तो वहां पर आर्थिक समीक्षा में इसकी चर्चा की गई थी। तो वही जो चर्चा है, वही जो पॉइंट्स है, आपको लिखना पड़ेगा मेंस में। अगर आप लिखते हो या तो फिर प्री में आएगा कि हाल ही में डॉलर के मुकाबले रुपए के मूल्य में या विनिमय दरों में हो रही गिरावट का मुख्य कारण क्या है। तो जो भी मुख्य कारण होगा वह आपको इस आधार पर क्या होगा, ऑप्शन के तौर पर देगा। और नहीं तो अगर 7 नंबर में क्वेश्चन बनता है कि भारतीय विनिमय दरों में या विदेशी मुद्रा, विनिमय दर का मतलब ही होता है एक देशी मुद्रा और एक विदेशी मुद्रा, तो वो उतना समझा के क्वेश्चन नहीं देगा। तो सीधा लिखेगा भारतीय विदेशी मुद्रा या विदेशी विनिमय दरों में हो रहे बदलाव या नकारात्मक प्रभाव के क्या कारण हो सकते हैं। तो बस यही आपको जो हेडिंग लिखा गया है, ये हेडिंग आपको आर्थिक समीक्षा में वित्त मंत्री ने स्वतः बताया था। तो उसी को आपको क्या करना है, लिख लेना है। कैसे लिखना है, तो क्या कारण रहे हैं भैया, देखिए यहाँ पर प्रश्न क्या है कि भारतीय रुपए के विनिमय दर में बाजार द्वारा निर्धारित गतिविधियों से परिवर्तन देखने को लगातार मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं। हमेशा रुपए की कीमत क्या हो रही, गिर रही है। तो उसका कारण क्या है, डॉलर इंडेक्स की चाल, मतलब डॉलर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। यही बार बार वित्त मंत्री कहती थी कि लोग, मीडिया है भाई, प्रश्न तो करेगा कि भारतीय रुपए का मूल्य गिर रहा है, तो उनका केवल एक ही स्टेटमेंट होता था कि रुपया नहीं गिर रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, डॉलर जो है मजबूत हो रहा है। तो लेकिन यहीं पर ना वो एक ही कारण बताती थी। अब उतने में तो अब कोई कौन को समझाए या कौन आगे क्रॉस क्वेश्चन पूछे कि क्या एक ही कारण है कि नहीं है, है ना। उतने पे ही एक बात बोलकर वो निकल जाती थी। लेकिन इसके और भी कारण है जो कि भारत की अर्थव्यवस्था से संबंधित है। ये तो आपने दूसरों को बता दिया कि भाई दूसरा मजबूत है इसलिए मैं मार खा गया, तो ये तो बताइए कि आप कमजोर क्यों हैं, ये तो वो बताती नहीं थी। तो प्राय ये क्या होता था, डॉलर इंडेक्स की चाल का मतलब ये है कि अपेक्षाकृत डॉलर क्या हो रहा है, मजबूत हो रहा है। ये तो पहला कारण था। दूसरा ये था कि पूंजीगत प्रवाह, पूंजीगत प्रवाह का मतलब ये है कि देश में जो पूंजीगत प्रवाह है, अगर जितना कम होगा, याद रखिएगा, जितना कम पूंजी का निर्माण होगा या बाहर से पूंजी जितना कम होगी, आपकी रुपए की वैल्यू पर उसका नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इसके बाद ब्याज दरों के स्तर का भी उन्होंने कहा था। ब्याज दरों का स्तर का मतलब लगातार जो भारत ने विदेशी ऋण ले रखा है उस पर क्या देना पड़ रहा है, ब्याज हमको लगातार देना पड़ रहा है। और वो जो ब्याज है कहीं ना कहीं आप अपनी मुद्रा में नहीं दोगे, वो किस मुद्रा में दोगे, हमेशा याद रखिएगा, वह आपको विदेशी मुद्रा में ही देना पड़ता है, क्योंकि आप विदेशी मुद्रा में ही लोन लेते हो, है ना। इसके अलावा कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव और चालू घाटा। तो ये जो कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव का मतलब ये है कि यदि कच्चा तेल महंगा होगा तो आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और यदि कच्चा तेल सस्ता होगा तो आपको कम खर्च करने पड़ेंगे। तो ऐसी स्थिति में जब आपको ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे या महंगी वस्तुएं खरीदनी पड़ेगी, तो स्वाभाविक है आपके रुपए का मूल्य गिर जाता है। अब एक बात मैं आपको प्रमाणित कर दूं कि सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि डॉलर या फिर रुपए के मूल्य के बराबर चीज़ें क्यों नहीं है। मतलब हमारा 1 रुपया डॉलर का क्या है भैया। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा समझाना चाहता हूँ जो कि बेसिक जानकारी है। देखिए क्या होता है कि 1 डॉलर बराबर कितना है इस समय, मान लीजिए 80 रुपए है ना। और ये परिवर्तित होकर मान लीजिए 1 डॉलर बराबर कितना था,
1 रुपए अगर कर दिया जाए, शुरू में ऐसा बोलते हैं ना, आजादी के समय जब हम स्वतंत्र हुए थे तो $1 बराबर क्या था, 1 रुपए था। और आज पहुंचकर वो कितना हो चुका है, मान लीजिए $1 बीच में कितना हो गया, 20 रुपए हो गया। और आज पहुंचकर $1 बराबर 80 रुपए हो गया। तो ये क्यों होता है, सामान्य तौर पर समझिएगा कि यदि कोई भी देश आयात आयात क्या करेगा, ज्यादा करेगा, और निर्यात क्या करेगा भैया, निर्यात करेगा कम, तो ऐसी स्थिति में उसकी जो रुपए की वैल्यू है, जो कीमत है उस देश की, वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अगर आपको अपने रुपए की कीमत को ज्यादा करना है, याद रखिएगा, तो उसकी कीमत को अगर यदि आपको ज्यादा करना है तो ऐसी स्थिति में आपको अपने निर्यात को बढ़ाना पड़ेगा और आयात को क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा। अर्थशास्त्र का एक बेसिक रूल्स है कि जब किसी भी वस्तु की मात्रा बढ़ती है तो हमेशा उसकी कीमत क्या होती है, घट जाती है, और जब वस्तु की मात्रा कम होती है तो उसकी कीमत क्या होती है, बढ़ जाती है। जैसे अगर हम ये मान ले कि $1 बराबर 1 रुपए आज़ादी के समय था या स्वतंत्रता के समय था, शुरुआती दौर में था, तो इसका मतलब ये है कि यदि $1 अगर अमेरिका हमको देगा वस्तु, तो उसके बदले हम उसको 1 रुपया दे सकते हैं। और यदि हमने बाद में क्या हुआ कि लगातार हमने वस्तुओं को मंगाने का क्रम जारी रखा और इसके संदर्भ में हमने बेचा लोगों को कम, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, लगातार मान लीजिए अमेरिका से हम फटाफट क्या कर रहे हैं, 1 रुपए की जगह हम 1 रुपए और दे दिए, है ना। ऐसे समझिएगा, उदाहरण के दौरान जैसे हम $1 की कोई वस्तु मंगा रहे हैं अमेरिका से, तो हम डॉलर तो देंगे नहीं, हम अपना रुपए दिए। तो शुरुआत में जब हम रुपए रुपए उसके पास देते जाते हैं तो अमेरिका के पास रुपए क्या हो जाते हैं, एकत्र हो जाते हैं। सामान्य तौर पर समझिएगा ये कैसे परिवर्तन होता है। तो जब अमेरिकन या देश है या जो विदेश है, मान लीजिए एक ही उदाहरण ले, उसके पास कलेक्ट हो जाएंगे, बहुत सारा पैसा रह जाएगा। पैसा का मतलब भारतीय रुपया उसके पास कलेक्शन के रूप में जमा हो जाएंगे, और हम लगातार भारत से क्या कर रहा है, उसको रुपए देते जा रहा है, वस्तुओं को मंगाता जा रहा है। तो एक समय ऐसा आएगा कि अमेरिका स्वतः बोलेगा कि भाई अगर हम यहां पर रुपया ही आपसे लेते रहे तो हम इस रुपए का करेंगे क्या। जरा आप सोच के देखिए कि आप अमेरिका हो और भारत को आप वस्तु दे रहे हो, और उस वस्तु के बदले आपको भारत क्या दे रहा है, केवल रुपया दे रहा है, रुपए मुद्रा दे रहा है, तो आप वास्तव में उस रुपए का करोगे क्या। जरा सोचिए, आप अमेरिका होकर एक बार सोचिए, तो आप उस रुपए का करोगे क्या, समझ रहे। तो आप उस रुपए का एक ही काम कर सकते हो, आप भारत से कुछ वस्तुएं जब मंगाओगे तो उसी रुपए को क्या करोगे, रिटर्न कर दोगे, और उसी रुपए को देकर 1 रुपया 10 रुपया जो भी है आप भारत से वस्तुएं मंगा लोगे। लेकिन प्रश्न ये है कि अमेरिका मंगाएगा क्या भारत से, है ना, वो तो बहुत ही कम वस्तुएं मंगाएगा, तो उस रुपए का वो करेगा क्या। तो ऐसी स्थिति में क्या करता है, वो बोलता है कि जो $1 के बराबर 1 रुपए की वस्तु आप देते लेते थे, अब मुझे $1 की वस्तु खरीदने के लिए आप मुझे क्या करोगे, 20 रुपया दोगे, तब मैं आपको $1 की वस्तु दूंगा। क्योंकि मात्रा बढ़ रही है अमेरिका के पास रुपए की, इसलिए उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। तो ऐसी स्थिति में फिर आप भारत नहीं मानेगा, भैया हमको और चाहिए, हमारे पास पैसा है, तो बोलेगा डॉलर है, सोना है तो दो, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, अगर रुपए देना है तो भैया $1 के बदले जो भी हमारे यहाँ $1 की वस्तु है, अगर आप उससे खरीदना चाहते हो भारत, तो हमको कितना देना पड़ेगा, आपको 80 रुपए देना पड़ेगा। या तो फिर आप हमको डॉलर दो, सोना दो, तब हम इसके वैल्यू को क्या करेंगे, कम कर देंगे। तो याद रखिएगा, यहां पर सीधे सीधे तौर पर जितना रुपया की मात्रा किसी भी देश के पास जाएगी, मैंने पहले ही कहा था मात्रा किसके पास बढ़ रही है, अमेरिका के पास बढ़ रही है, तो मात्रा बढ़ेगी रुपए की उसके पास, है ना, पूरा भंडार हो जाएगा। तो स्वाभाविक है कि मात्रा बढ़ने पर जब उसका कोई उपयोग नहीं होगा, प्रयोग नहीं होगा, तो उसकी कीमत क्या हो जाएगी, गिर जाएगी। तो अमेरिका क्या कर सकता है, बहुत सारा पैसा वापस करके वो भारत की मार्केट से वस्तुओं को खींच सकता है। लेकिन वो चाहता है कि मैं खींचूं क्या, मतलब मेरे पास क्या नहीं है। जो थोड़ी बहुत वस्तुएं हम भारत से मंगा लेते हैं, चीन से मंगा लेते हैं, और पता चला हम भारत से मंगाए तो महंगा पड़ जाए, हम अपने यहाँ ही उत्पादन कर लें, तो क्यों हम इस तरह से व्यापार करें। तो ये कारण होता है रुपए और डॉलर के मूल्य में कमी या क्या करने का, कमी या फिर बढ़ोतरी का, ठीक है ना। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सामान्य तौर पर यदि डॉलर का 80 रुपए के बराबर या $1 बराबर कितना हो जाए भैया, 70 रुपए अगर आपको करना है, तो ऐसी स्थिति में आपका जो आयात निर्यात है कहीं ना कहीं हो रहा है ना परिवर्तन, तो इसके लिए आपको करना पड़ेगा क्या, निर्यात में वृद्धि करना पड़ेगा और आयात में कमी करना पड़ेगा। मतलब
कम से कम अपनी मुद्रा को दूसरे देशों के पास रखना पड़ेगा, और अपनी मुद्रा को यदि ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है, दूसरे देशों को मुद्राओं को अपने पास लाना है, तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना पड़ेगा, निर्यात करना पड़ेगा। इसी से संबंधित और भी चीज़ें आती हैं, जैसे रुपए का अवमूल्यन हो गया, रुपए मूल्य ह्रास हो गया, है ना, वो इकोनॉमिक्स के चैप्टर में ही ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, ठीक है ना, वहाँ समझाएंगे। अब आते हैं कृषि क्षेत्र पर। कृषि क्षेत्र में क्या है भैया, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत 2023-24 के लिए देश की कुल जीडीपी का लगभग 16% क्या है, योगदान है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और एक साधारण सा आंकड़ा होता है कि हर बार ये पूछा जाता है कि कुल जीडीपी में कृषि क्षेत्र का योगदान कितना है, और साथ ही साथ में यहाँ पर दिया गया है कि लगभग 46% लोगों को प्रत्यक्ष तौर पर रोजगार प्रदान करता है क्या, कृषि क्षेत्र। उसके बाद 2023-24 के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 332 मिलियन टन, और विश्व के कुल उत्पादन में उसका हिस्सा कितना है, 11.6 मिलियन टन रहा है। तो ये दोनों ही तीनों जो भी आंकड़े आपको यहाँ दिख रहे हैं वो कृषि के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़े हैं। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं। हाँ, वर्ष 2020-21 में हमारा 310 मिलियन टन था, 21-22 में 315 हुआ, फिर 329 हुआ, और फिर वर्ष 2023-24 में यह बढ़कर कितना हो गया, 332 मिलियन टन पहुंच गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं किसानों की बात कर लेते हैं। आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत किसानों की लाभ प्रदान करने वाली अरहर व बाजरे के न्यूनतम समर्थन मूल्य में सबसे ज्यादा 59% और 77% क्या की गई है, वृद्धि की गई है। वैसे तो एमएसपी के अंतर्गत, न्यूनतम समर्थन मूल्य के अंतर्गत सभी प्रकार की फसलों में वृद्धि होती है और हर साल वृद्धि होती है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन सबसे ज्यादा यदि आपसे पूछे जहां से संभावना है बनने की, कि अरहर में लगभग 60%, 59%, और बाजरे में 77% क्या हुआ है, वृद्धि हुई है ना। खाद्य प्रसंस्करण निर्यात की अगर हम बात कर लें कि जो भी हम खाद्य प्रसंस्करण करते हैं, अगर हम उसको निर्यात करते हैं अर्थात दूसरे देशों में हम उसको बेचते हैं, तो हमको इस वित्त वर्ष के दौरान कितना पैसा मिला है, लगभग 45 बिलियन अमेरिकी डॉलर क्या हो गया है, हमको पैसे के रूप में, निर्यात के रूप में पैसा मिला है। और भारत के कुल निर्यात का जो हिस्सा है वो लगभग क्या है, खाद्य प्रसंस्कृत वस्तुओं का 11.7% है। तो यहाँ पर दो चीजें आपको कृषि के संबंधित बताई जा रही है कि वैश्विक स्तर पर आपका हिस्सा कितना है किसी भी वस्तुओं के निर्यात को लेकर, और उत्पादन कितना हुआ है, ठीक है। तो ये आंकड़े आपको भारतीय कृषि की विशेषताएं जब आप लिखोगे, भारतीय कृषि की तुलनात्मक अध्ययन लिखोगे, भारतीय कृषि की वर्तमान प्रवृत्तियों पर जब आप लिखते हो आंसर, तो यहाँ पर ये आंकड़े आपको काम करने वाले हैं। इसके अलावा चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 की दूसरी तिमाही में कृषि क्षेत्र में कितना हुआ था, 3.5% क्या हुआ है, वृद्धि हुआ है। अगर ये चीजें तो हमने पहले ही बताई थी, लेकिन कृषि क्षेत्र का स्पेशल यहाँ पर आपको जब सारे पॉइंट्स बताया जा रहा है, तो यहाँ पर एक बार फिर से याद दिलाना है कि वही 4% के आसपास कृषि क्षेत्र का क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है। कृषि क्षेत्र में हो रहे सुधार में क्या योगदान है भैया, एमएसपी का है, केसीसी का है, पीएम किसान योजना का है, ड्रोन सहायता का है, कृषि बीमा योजनाओं का है, ऑर्गेनिक फार्मिंग का है, और श्री अन्न प्रोत्साहन जैसी चीजें क्या है, तत्व इसमें शामिल हैं। तो ये सब चीजें आर्थिक समीक्षा में इसका जिक्र किया गया कि वर्तमान में यदि कृषि में जो भी बढ़ोतरी हो रही है, वृद्धि हो रही है, तो सीधा सीधा इन क्षेत्रों का सीधे सीधे क्या है, योगदान है। तो आप इसको अगर आप लिखेंगे मेंस के टॉपिक्स में, तो सीधा सीधा आप इनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन अपनी सहायता के अनुसार आप सीधे इसके लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें कुछ भी गलत नहीं है, क्योंकि ये सीधे सीधे आर्थिक समीक्षा के तत्वों का क्या किया गया है, सीधे सीधे वित्त मंत्री के द्वारा, सरकार के द्वारा इसका जिक्र किया गया है कि वास्तव में जो वृद्धि हो रही है देश में कृषि क्षेत्र में, ये क्यों हो रही है, तो उसका कारण भी यहाँ पर बताया ही जा रहा है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं औद्योगिक क्षेत्र की, ठीक है ना। औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें तो यहां पर 2024-25 के दौरान औद्योगिक क्षेत्र में 6.5% की वृद्धि हुई है, और मुख्य तौर पर यदि आपसे पूछे किन क्षेत्रों में हुई है, तो वो है विद्युत है, गैस है, जलापूर्ति है, इनमें अधिकतर वृद्धि देखने को मिली है, मतलब चीजें अपेक्षा से बेहतर रही हैं। इसके अलावा एमएसएमई की क्षेत्र की बात कर लें तो वहां पर 23 करोड़ लोग क्या है, लगभग रोजगार सीधे सीधे एमएसएमई से प्राप्त कर रहे हैं। याद रखिएगा, ये जो भी आंकड़ा होगा ये प्रत्यक्ष तौर पर होगा, है ना। ये जैसे बोलते हैं ना एमएसएमई में कितने प्रतिशत लोग लगे हुए हैं, तो वैसे तो कहीं कहीं आंकड़े आपको 46 करोड़ के आसपास मिल जाएंगे। मतलब ये है कि भाई
अप्रत्यक्ष तौर पर सब उसमें शामिल हो जाता है किताबों में। लेकिन अगर आपको आर्थिक समीक्षा के आंकड़े चाहिए तो यही आंकड़ा क्या होगा, आपको काम करेगा। लगभग 23 करोड़ लोग क्या हैं, प्रत्यक्ष तौर पर कार्यरत हैं। और खास बात यह है कि इसमें 2.39 करोड़ व्यवसाय उद्यम सहायता के अंतर्गत औपचारिक तौर पर शुरू किए जा चुके हैं, है ना। इतने लोगों ने एमएसएमई के तहत इन चीजों को शुरू किया है। मतलब हर व्यक्ति लगभग 10 लोगों को क्या कर रहा है, रोजगार दे रहा है, औसत के हिसाब से अगर आप देखोगे तो। मतलब कितने लोगों को रोजगार मिल रहा है और कितने उद्यमों की शुरुआत हुई है औसत रूप से, ठीक है। एमएसएमई के विकास हेतु 50,000 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर फंड भी इस का भी क्या किया गया है, लॉन्च किया गया है। और यह लॉन्च वित्तीय जो वर्ष होगा, अर्थात जब बजट जारी हुआ था उसमें इस फंड को कहीं ना कहीं दर्शाया गया है, इसके लिए प्रावधान किया गया है। लेकिन याद रखिएगा आर्थिक समीक्षा में ही इसका जिक्र कर दिया गया कि भैया जो भी बजट होगा 2025-26 के लिए, उसको हम इस फंड के तहत एमएसएमई के योगदान एवं उसके विस्तार पर इसको चर्चा करना पड़ेगा। इसके बाद आते हैं सेवा क्षेत्र की बात कर लेते हैं। यह भी एक इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, क्योंकि भारत में सर्वाधिक जीडीपी में योगदान या राष्ट्रीय आय में योगदान देने वाला जो क्षेत्र है वो कौन सा है, सेवा क्षेत्र है। और सेवा क्षेत्र लगातार क्या हो रहा है, विस्तारित हो रहा है। क्योंकि वैश्वीकरण के बाद से ये तो तय था कि जितना वैश्वीकरण का प्रभाव या दूसरे देशों के साथ व्यापारिक गतिविधियां बढ़ेंगी, सबसे ज्यादा लाभान्वित होने वाला जो क्षेत्र होगा वो सेवा क्षेत्र है। और वो दिख भी रहा है। जैसे सेवा क्षेत्र के अंतर्गत क्या है, 2024-25 में इसकी कुल जीडीपी में हिस्सा लगभग क्या है, 55% है। यानी कि 16% आपने देखा कृषि क्षेत्र का, और आप देखिए सेवा क्षेत्र का कितना है, 55%। मतलब दोनों बीच का, औद्योगिक छोड़िए, कृषि और सेवा क्षेत्र का अंतर देखिए, है ना, कि आजादी के समय जस्ट उल्टा हो गया। आजादी के समय क्या था, लगभग 56 से 57% क्या था, प्राथमिक क्षेत्र का योगदान था। आज अगर हम देखेंगे तो वो तृतीय क्षेत्र का योगदान हो चुका है। तो इससे आप अनुमान लगाइए कि तेजी से कितना बदलाव हो रहा है अर्थव्यवस्था में। और ये अर्थव्यवस्था में ये जो बदलाव है ना, कि किस फील्ड का कितना योगदान है, ये कहीं ना कहीं विकसित होने के लक्षण को प्रमाणित करता है कि भैया हम बहुत तेजी से विकसित हो रहे हैं। ये माना जाता है वैश्विक अर्थव्यवस्था में सामान्य तौर पर कि जिस क्षेत्र का, जिस देश की जो अर्थव्यवस्था है या जो राष्ट्रीय आय है, यदि उसका जो अंश है, अधिकतर अंश किसका होगा, तृतीय क्षेत्र का होगा, तो ऐसी स्थिति में यह मान लिया जाता है कि वह देश बहुत तेजी से क्या हो रहा है, विकास कर रहा है। ठीक है। और यहां पर ध्यान दीजिएगा, 30% लोगों को, देश में जितने भी लोगों को रोजगार मिलता है उसमें से 30% लोगों को रोजगार कौन देता है, सेवा क्षेत्र उपलब्ध कराता है। लेकिन अगर हम बात करेंगे किसकी, जीडीपी की बात करेंगे, तो वो लगभग 55% है। जबकि यहां तुलनात्मक रूप से देखेंगे तो कृषि क्षेत्र का एक बार फिर से देख लें, कृषि क्षेत्र का योगदान कितना भैया, 16%। लेकिन वो रोजगार कितनों को देता है, 46%। मतलब स्वाभाविक है कि योगदान कम है, पैसा कम है और लोग लगे हुए ज्यादा हैं। तो इसका मतलब यह है कि कृषि क्षेत्र से संबंधित जो भी व्यक्ति होगा उसकी प्रति व्यक्ति आय क्या होगी, कम होगी। ये आंकड़ा यही प्रमाणित करता है। ठीक, 2024-25 के दौरान सेवा क्षेत्र में 7.2% की वृद्धि हुई है। कितने प्रतिशत, 7.2 की। मतलब दोनों 6.2 द्वितीय क्षेत्र का था, 3.5 प्राथमिक क्षेत्र का था, और तृतीय क्षेत्र की बात करेंगे तो 7.2। तो कहीं ना कहीं इसकी वृद्धि दर भी अपेक्षाकृत क्या है, ज्यादा है। इसमें वित्तीय, रियल एस्टेट, सार्वजनिक प्रशासन, रक्षा का जो प्रदर्शन है वो अपेक्षाकृत अन्य प्रदर्शनों से क्या है, बहुत बेहतर है। वैसे सेवा क्षेत्रों को कुल 8 भागों में विभाजित किया जाता है। उन 8 भागों में जो सबसे अच्छा है वो है वित्तीय, रियल एस्टेट है ना, जो बिल्डिंग्स वगैरह घर मकान बनते हैं, और सार्वजनिक प्रशासन है, साथ ही साथ में रक्षा इसलिए क्योंकि रक्षा में ना 100% जो एफडीआई का कॉन्सेप्ट है वो लागू हो चुका है, इसीलिए रक्षा क्षेत्र में बहुत तेजी से वृद्धि हो रही है। इसके बाद हम बात करते हैं वर्ष 2023। ये कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े हैं कि जो वित्तीय प्रभाव है अपना उसमें दिखाई देता है। जैसे एक बहुत ही महत्वपूर्ण आंकड़ा होता है बेरोजगारी को लेकर, और वह कहीं ना कहीं इसी आर्थिक समीक्षा में ही आपको एक्चुअल वास्तविक तौर पर दिखाई देता है। तो जो ये आंकड़े कह दें यहाँ पर सरकार, लिखना उसी को है, बाकी आप मानते रहिए जो भी विभिन्न एजेंसियों के द्वारा मानना है। लेकिन जब आप लिखेंगे तो आर्थिक समीक्षा का जो आंकड़ा है
आप उसको ही लिखेंगे। क्या है, 2023-24 में बेरोजगारी की दर 3.2% है ना। साथ ही साथ में 2024 के दिसंबर तक खुदरा मुद्रास्फीति दर है वो कितनी हो चुकी है, 4.9%। तो ये तो ठीक है, मैंने कहा था, या तो सामान्य तौर पर अर्थशास्त्र में माना जाता है कि 5% मुद्रास्फीति की जो दर है उसके आसपास है तो देश में ठीक ठाक स्थिति है। मतलब इतनी तो मुद्रास्फीति होनी ही चाहिए ताकि जो उत्पादक वर्ग है उसको प्रोत्साहन मिले अधिक वस्तुओं को उत्पादन करने में, है ना। तो ये तो सही है, इसमें कोई शक नहीं है। घरेलू मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या है, खुदरा मुद्रास्फीति वित्त वर्ष 2024 में 5.4 से घटकर वित्त वर्ष 25 में 4.9 हो गई है। मतलब पिछले ही वर्ष ये ज्यादा थी और यह 0.5% के आसपास क्या हुई है, इसमें कमी देखने को मिली है। और खास बात यह है कि अगर हम इसकी बात करें कि जैसे यह मूल्य स्थिरीकरण का जो प्रयास है, इस प्रयासों में कुछ ऐसे भी खाद्य पदार्थ हैं या वस्तुएं हैं जो कहीं ना कहीं अभी भी चैलेंज है या चुनौती के रूप में आ रहे हैं। जैसे मुख्य रूप से सब्जियों का जो दाम है वो लगातार वर्ष भर क्या हो रहा है, ज्यादा हो रहा है, जिसमें टमाटर और प्याज का विशेष तौर पर जिक्र था कि टमाटर और प्याज दो ऐसी सब्जियां हैं जो वर्ष भर उनके दाम में क्या रही है, वृद्धि ही रही है। तो कहीं ना कहीं मुद्रास्फीति के आंकड़े को ये ज्यादा बढ़ा ही देते हैं। इसके बाद दालों का, अर्थात जो मुख्य रूप से अरहर हुआ, मूंग हुआ, है ना, इन दालों का जो मुद्रास्फीति दर थी वो लगभग 8% से भी ऊपर थी। तो ये प्रमाणित करता है कि सामान्य मुद्रास्फीति से ये जो रोजमर्रा की चीजें हैं अगर यह महंगी हैं तो ये सरकार के लिए चैलेंज होता है। इसके बाद साथ ही साथ में ये जो ये एक और पॉइंट है, लास्ट पॉइंट है कि आपूर्ति श्रृंखला, जो भी वस्तुओं की आपूर्ति श्रृंखला से संबंधित यदि समस्याएं बनती हैं या देश में रहती ही हैं, उसके कारण भी मुद्रास्फीति का प्रभाव नकारात्मक रूप से दिखाई पड़ रहा था। इसके अलावा मौसम का भी व्यवधान, मौसम का व्यवधान मतलब कि समय पर फसल नहीं पकती या फसल के पकते क्रम में ज़्यादा बारिश हो जाए या फिर देरी से मानसून आए, तो इन सब का यहाँ पर कारण बताया गया है आर्थिक समीक्षा में कि क्यों ऐसा हुआ। ठीक है, तो ये हमने देखा कि मुद्रास्फीति में विभिन्न क्षेत्रों का, चाहे वो प्राथमिक क्षेत्र हो, द्वितीय क्षेत्र हो, तृतीय क्षेत्र हो, इसके अलावा हमने बाह्य क्षेत्रों का भी यहाँ पर, साथ ही साथ में व्यापार के भी महत्वपूर्ण जो आंकड़े थे उनका हमने कारण और प्रभाव सहित हमने क्या किया, अध्ययन किया। अब इसके बाद सीधे सीधे हम बात करेंगे कि प्री में या आने वाले कोई भी एग्जाम है उसमें कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इस सेगमेंट से। ठीक है, तो यहां पर लिखा गया है कि ग्रामीण मांग में वृद्धि के कारण होने का मुख्य कारण क्या है। सीधा सीधा ये सब आर्थिक समीक्षा के अंतर्गत ये चीजें रखी गई हैं कि भारत के ग्रामीण क्षेत्र में लगातार मांग बढ़ रही है। तो मांग किसकी बढ़ रही है भैया, वस्तु और सेवाओं का। तो जब वस्तु एवं सेवाओं का मांग तो शहरों में तो ठीक है, लेकिन यदि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़े तो ये बहुत ही अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि जब ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है वस्तुओं और सेवाओं का तो इसका मतलब यह है कि लोगों की आय बढ़ रही है, और जब आय बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि देश के ग्रामीण क्षेत्रों में भी, दूर दराज क्षेत्रों में भी आर्थिक गतिविधियां क्या होंगी, तेजी से बढ़ेंगी। तो इससे सीधे सीधे तौर पर कहें कि रोजगार के अवसर हो, उत्पादन करने के अवसर हो, उद्यमिता स्थापित करने के अवसर हो, सभी को मौका मिलने का एक अवसर प्राप्त होगा। तो यहाँ पर क्या कारण है, ये जो आर्थिक समीक्षा में जो बताया गया उस पर आपको आंसर पर टिक करना है। क्या है, कृषि में उन्नति, मुद्रास्फीति की दरों में कमी, रोजगार उपलब्धता या शहरी प्रवास में वृद्धि। देखिए आपको ये तो स्वाभाविक तौर पर लगेगा कि भैया ये जो ग्रामीण क्षेत्रों में जो मांग बढ़ रही है, लोगों की पैसे खर्च करने की प्रवृत्ति बढ़ रही है, तो क्या वो कृषि में उन्नति के कारण बढ़ रही है क्या? हाँ, ये कृषि में उन्नति के कारण ही बढ़ रही है, लेकिन मुख्य कारण पर ही आपको टिक लगाना है जो आर्थिक समीक्षा में दी गई है। तो इसमें कोई शक नहीं कि लगातार कृषि में उन्नति हो रही है, क्योंकि भले से किसानों की आय दोगुनी न हुई हो, भले से एमएसपी की समस्या आज भी हो, भले से फसल बीमा की समस्या आज भी हो, भले से उचित मूल्य न मिलने की हो, वो सारी चीजें, लेकिन अपेक्षाकृत तो
अंततोगत्वा तो किसानों की आय धीरे धीरे तो बढ़ ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है ना। अनाजों का मूल्य बढ़ रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन क्या उस मूल्य के बढ़ने से या सामान्य तौर पर किसानों की आय बढ़ने से क्या ग्रामीण मांग में वृद्धि हो रही है? तो इसका कारण होगा नहीं, ये कारण इसका मुख्य कारण नहीं है। दूसरा है मुद्रास्फीति की दरों में कमी। क्या महंगाई कम हो रही है इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में मांग बढ़ रही है? हाँ, ऐसा हो सकता है कि महंगाई जब वस्तुओं की कम होती है तो सामान्य तौर पर वस्तुओं की मांग जो होती है वो बढ़ जाती है, लेकिन यह भी कारण नहीं है। तीसरा है रोजगार उपलब्धता। क्या देश में रोजगार उपलब्धता बढ़ रही है अर्थात बेरोजगारी कम हो रही है? तो ये भी कारण है। सरकार के आंकड़ों के हिसाब से अगर जाया जाए तो ये भी कारण सही साबित होता है, लेकिन यह भी मुख्य कारण नहीं है ग्रामीण क्षेत्रों में क्या होने के, मांग के बढ़ने के। तो मुख्य कारण क्या है? शहरी प्रवास में वृद्धि। कहने का मतलब यह है कि अंततोगत्वा लोगों की आय तो बढ़ रही है, लेकिन गांवों में रह के आय नहीं बढ़ रही है, बल्कि वह शहरों की तरफ जा रहे हैं रोजगार के लिए। तो इस वजह से उनकी आय में वृद्धि हो रही है, और जब वो पैसे कमाकर गांवों की तरफ लौटते हैं तो उसी पैसे का वो उपभोग करते हैं गांव में रह के। इस कारण से गांव में क्या हो रही है? उसकी मांग में वृद्धि हो रही है। तो ये इसका सटीक उत्तर है, ठीक है ना। अब आते हैं, दूसरा है सेक्टर की बात करते हैं। इन विच सेक्टर ऑफ दिस इकोनॉमीज इज द मैक्सिमम इंपैक्ट ऑफ एआई विजिबल। क्या है कि अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में एआई का सर्वाधिक प्रभाव दिखाई दे रहा है? किस क्षेत्र में? कृषि क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, उद्योग में, या उपयुक्त सभी में? नहीं, इसका जो करेक्ट उत्तर होगा वो किस क्षेत्र में भैया? सेवा क्षेत्र में सबसे ज्यादा एआई का प्रभाव दिखाई दे रहा है ना। तो इसमें कोई शक नहीं कि तकनीकी की इस युग में सर्वाधिक हम जो प्रयोग कर रहे हैं भारतीय स्तर पर, अभी भी हम वंचित हैं कि कृषि क्षेत्र में इसका कैसे प्रयोग किया जाए। क्यों? क्योंकि किसान ही शिक्षित नहीं है, उसको पता ही नहीं है सामान्य तौर पर कि कैसे कोई तकनीकी को हैंडल करते हैं, कैसे उसका प्रयोग करते हैं। तो भाई ऐसा नहीं है कि कोई एक एजेंसी ही पूरा कृषि को संभालेगी, तब तो बहुत अभी वो दूर की बातें हैं कि सभी को उसका पता होगा कि एआई का प्रयोग कैसे करते हैं, एआई के जो आंकड़े होते हैं, एआई के जो संभावित परिणाम होते हैं, उसको कैसे हमको उपयोग करना है। ये तो अभी दूर की खिचड़ी है ना। तो सबसे वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रयोग हो रहा है वो क्या है? सेवा क्षेत्र। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 2023-24 में से वर्ष 2022-23 में कितना प्रतिशत राजकोषीय घाटे में कमी आई है? मतलब सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि इस बार का जो राजकोषीय घाटा है वर्ष 2023-24 का जो एग्जैक्ट आंकड़ा आया है, और पिछले उससे पहले का जो वित्तीय वर्ष का आंकड़ा है उसमें कितने प्रतिशत की कमी आई है, ये वो पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, यह जो था 6.4% था और यह जो है 5.6% है। तो अगर आप इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आता है? 0.8% आता है। तो मतलब यह जो आपका आंसर है, ऑप्शन है, ये क्या होगा? सही होगा। मतलब अगर आपसे ये कहा जाए कि क्या राजकोषीय घाटे में कमी हो रही है, तो बिल्कुल हो रही है कमी। और पिछले वित्तीय वर्ष अर्थात 2022-23 की तुलना में 2023-24 में ये कितना कम हो गई? 0.8%, 0.8% क्या हो गई है? कम हो गई है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में स्थान कौन सा है? विदेशी मुद्रा भंडार की दृष्टिकोण से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो उसका स्थान है, अभी अभी मैंने बताया था कि पहले पे कौन है भैया? सामान्य तौर पर चीन है, दूसरे पर जापान है, और तीसरे पर स्विट्जरलैंड है, और चौथे पे कौन है? इंडिया है। तो इसका करेक्ट उत्तर होगा फोर्थ वाला, चौथा, इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट। विदेशी ऋण जीडीपी के कुल कितने प्रतिशत तक पहुंच गया है? ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमारा जो कुल विदेशी ऋण है वो कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है ना। तो इसका उत्तर क्या होगा कि हमारी जीडीपी का कुल कितना प्रतिशत विदेशी ऋण है? 25%, 22%, 19% या फिर 50? देखिए भाई, 50% तो भगवान न करे कभी हो या फिर ज्यादा हो, है ना। इसमें कोई शक नहीं कि पता चला हम जितना कमा रहे हैं, दिन भर में कारोबार कर रहे हैं, उससे ज्यादा या आधा तो हमारा कर्ज ही है। तो ये हमें बार बार ये जहन में रहेगा कि भैया कर्ज कैसे उतरेगा, कर्ज कैसे उतरेगा, है ना। तो वास्तव में अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट उत्तर है वो कितना है? 19% है। अगर आप इसको वास्तविक आंकड़े की बात करेंगे तो ये निकल कर आता है 19.4%। ठीक है ना, 19.4% ये क्या है? आपकी कुल जीडीपी का इतना तो भैया क्या है? कर्ज है, याद रखिएगा। और ये जो कर्ज है कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था की छवि को क्या करता है? अच्छी सकारात्मक छवि को धूमिल कर भी करता है। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कि वर्ष 2023-24 के दौरान कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा। तो ये 2 बार जिक्र हो चुका है क्लास में, इसमें कुछ भी बहुत विशेष सोचना नहीं है। 332 मिलियन टन, क्या है, 332 मिलियन टन वर्ष 2023-24 के दौरान इसका योगदान था। अब आते हैं, भारत विश्व को कुल कितने प्रतिशत अनाज उत्पादन में हिस्सा रखता है। याद रखिएगा, कितना प्रतिशत अनाज उत्पादन में हिस्सा रखता है, मतलब अगर हम विश्व में 100% माने कि कुल अनाज उत्पादन होता है तो इसमें भारत का कुल कितना हिस्सा है। तो 10% है, 11.6 है, 15 है या फिर 15.3 है। तो आंकड़े तो लगभग लगभग जो ऑप्शन दिखा रहा है ना, वो लगभग लगभग बहुत कम दिखा रहा है अंतर, लेकिन इसका जो सटीक उत्तर है 11.6 क्या है, आपको इसका करेक्ट उत्तर मिलेगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पर बात करते हैं कि कुल जीवीए में सेवा क्षेत्र का योगदान 2024-25 के दौरान कितना रहा है। कुल जीवीए की बात कर रहा है ना, मतलब कुल जीडीपी में जीडीपी न करके ये जीवीए कह रहा है। तो इसका जो करेक्ट उत्तर क्या है, 55% है। अभी अभी हमने इस पर चर्चा की थी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, भारतीय रुपए के विनिमय दर में हुए मूल्यह्रास का कारण क्या रहा है। ये आर्थिक समीक्षा में कारण भी बताया गया और हमने अभी अभी चर्चा भी की। हाँ ठीक है, तो ये मैंने ये भी बताया था कि ये कारण आपको मेंस में भी काम देगा और प्री में सीधे सीधे आपको ऑप्शन बनाकर भी दे सकता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन दिया है कि मध्य पूर्व में राजनीतिक तनाव, जो मध्य पूर्व के देश हैं खासतौर पर राजनीतिक तनाव का मतलब यहाँ युद्ध से संबंधित है ना, युद्ध होगा जैसे ईरान हुआ, इजराइल हुआ, इससे संबंधित है। अमेरिकी डॉलर का मजबूत होना, इसमें कोई शक नहीं, ये तो प्रमाणित है। भारत सरकार भी कह चुकी है कि भैया हमारा डॉलर, हमारा रुपया कमजोर नहीं हो रहा है, बल्कि क्या हो रहा है, डॉलर मजबूत हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। आयात एवं निर्यात में क्या रहना, अंतर, ये मैंने अभी अभी आपको बताया गणितीय विधि से कि भैया आयात और निर्यात में जितना ज्यादा अंतर होगा, ये माना जाता है कि आपके रुपए का जो मूल्य है वो लगातार दूसरी मुद्रा की अपेक्षा कम होते जाएगा। तो यहां पर डी ऑप्शन है उपयुक्त सभी, इसका जो होगा, ये तीनों कारण है मुद्रा के विनिमय दर में मूल्य ह्रास का। मूल्य ह्रास का मतलब न चाहते हुए भी वो स्वैच्छिक है, बाजार की स्थिति पर ही निर्भर है कि आपकी मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा विदेशी मुद्रा की अपेक्षा या फिर नहीं बढ़ेगा। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि आर्थिक समीक्षा 2024-25 को संसद की पटल पर कब रखा गया था। तो कभी कभी ये डेट भी पूछ ली जाती है, क्योंकि डेट में बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं होता लेकिन लोग ध्यान नहीं देते, तो ऐसे क्वेश्चन भी कभी कभी क्या होते हैं, फंसाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर 30 जनवरी 2025, 1 फरवरी 2025 या 31 जनवरी 2025 या फिर 1 अप्रैल 2025। 1 अप्रैल की तो बात ही नहीं कर सकते, क्योंकि हमेशा आर्थिक समीक्षा, याद रखिएगा, बजट से पहले आता है। तो बजट ही हमारा 1 फरवरी को हो रहा है, तो इसका मतलब इसके पास 2 डेट है, या तो 30 जनवरी होगा या तो फिर 31 जनवरी। और इसका जो वास्तविक उत्तर है वो है 31 जनवरी 2025 को। ठीक है, तो ये रहा आर्थिक समीक्षा का सेकेंड पार्ट था। और सेकेंड पार्ट्स में हमने विभिन्न प्रकार के क्षेत्र, जो कि फर्स्ट पार्ट के अंतर्गत हमने बैंकिंग और आर्थिक समीक्षा के विभिन्न अवधारणाओं पर, बेसिक्स पर चर्चा की थी। यहाँ पर जो बचे थे, वैदेशिक क्षेत्र, शिक्षा क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, है ना, औद्योगिक क्षेत्र, इसके अलावा बेरोजगारी, मुद्रास्फीति, साथ ही साथ में ऑब्जेक्टिव्स को क्या किया, हमने सॉल्व किया। ठीक है, तब तक के लिए नेक्स्ट महत्वपूर्ण मुद्दे आर्थिक गतिविधियों से संबंधित हम आपको जरूर लेकर आते रहेंगे, ताकि आपके मेंस और अदर परीक्षाओं के लिए वह बहु उपयोगी साबित हो। धन्यवाद।